इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम ग्राहकों और बिक्री की दुनिया को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीआरएम से लेकर मतलब ग्राहक संबंध प्रबंधन, फिर ग्राहक मनोविज्ञान, बिक्री की प्रक्रियाएं और यहाँ तक कि बाजार में कुछ नया लाने की रणनीतियां। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ लेख, गाइड, ट्रांसक्रिप्ट भी हैं। हाँ, और हमारा मकसद देखिए इन सब स्रोतों से वो सबसे जरूरी जानकारी और रणनीतियां निकालना है जो कारोबार को आगे बढ़ाने और ग्राहकों से बेहतर जुड़ने में असल में मदद कर सके। ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उसे समझना और इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। कई बार लगता है कि ये सब अलग अलग विषय हैं, पर आज हम देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीआरएम से। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अक्सर इसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर समझ लिया जाता है ना। हाँ, ऊपर से देखने पर तो ये एक सॉफ्टवेयर समाधान ही लगता है, जैसा कि कुछ स्रोत बताते भी हैं। ये उन बिखरी हुई स्प्रेडशीट्स और नोट्स की जगह ले लेता है। बहुत सी कंपनियां अब भी वही इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसका जो असली महत्व है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करने की बात नहीं है। तो फिर असली गेम चेंजर क्या है, खासकर छोटे व्यवसायों के लिए जो अभी बढ़ रहे हैं और जिन्हें लग रहा है कि अब चीजें संभालना मुश्किल हो रहा है? देखिए, असली गेम चेंजर है बिखरे हुए डेटा पॉइंट्स को एक पूरी कहानी में बदलना, ग्राहक की कहानी, और वो कहानी पूरी टीम देख सके। सोचिए, कॉल, ईमेल, खरीदारी का इतिहास, शिकायतें, सब कुछ एक जगह पर। इससे न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन सुधरता है, बल्कि अंदरूनी दीवारें टूटती हैं। सेल्स, मार्केटिंग, ग्राहक सेवा सब एक ही जानकारी देख रहे हैं, और नतीजा बेहतर फैसले होते हैं सोच समझकर, और आप हर ग्राहक को व्यक्तिगत तौर पर समझ पाते हैं। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड रखने की बात नहीं, बल्कि ग्राहक को एक समग्र रूप से समझने की बात है। एक स्रोत ग्राहक मूल्य की बात करता है, यानी कस्टमर वैल्यू, लाभ और लागत का अंतर। क्या सीआरएम इसमें मदद करता है? बिल्कुल। सीआरएम आपको ये समझने में मदद करता है कि ग्राहक के लिए लाभ क्या है। क्या उन्हें तेज सर्विस पसंद है, या पर्सनल ऑफर, या कुछ और। फिर आप उन लाभों को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही अंदरूनी लागतों को कम करने में भी मदद करता है, जैसे जानकारी खोजने में लगने वाला टाइम। तो नतीजा ये होता है कि ग्राहक के लिए वैल्यू बढ़ती है, जिससे संतुष्टि और जाहिर है वफादारी भी बढ़ती है। और इतिहास का एक छोटा सा टुकड़ा कहते हैं कि ACIT नाम का सॉफ्टवेयर शायद पहला सीआरएम था, ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग। सोचना भी अजीब लगता है कि कभी ये सब हाथ से होता होगा। अब सवाल ये है कि एक छोटे व्यवसाय को कब, किस पॉइंट पर सीआरएम अपनाने के बारे में सोचना चाहिए? क्या तब जब चीजें पूरी तरह बिखर जाए? आदर्श रूप से तो उससे पहले। कुछ साफ संकेत होते हैं वैसे, जैसे अगर लीड्स इतनी ज्यादा आ रही हैं कि उन्हें ट्रैक करना ही मुश्किल हो गया है, या फिर अगर ग्राहक की जानकारी अलग अलग जगहों पर बिखरी पड़ी है, ईमेल में कुछ, नोट्स में कुछ, स्प्रेडशीट में कुछ और। एक और बड़ा संकेत है जब आपके पास कई जरूरी लंबे समय तक चलने वाले ग्राहक खाते हों और आप उनके साथ संबंध बनाए रखने में स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे उनकी ज़रूरतें याद रखना या सही टाइम पर उनसे कांटेक्ट करना। और शायद तब भी जब सेल्स और मार्केटिंग टीम्स एक साथ मिलकर ठीक से काम नहीं कर पा रही हो, क्योंकि उनके पास जानकारी शेयर करने का कोई एक सेंट्रल तरीका नहीं है। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा संकेत है। और अगर ग्राहक सेवा टीम को हर बार ग्राहक से बात करते समय पूरी कहानी पूछनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास पिछली बातचीत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो सीधा कहें तो जब इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट आपकी तरक्की में रुकावट बनने लगे, तब सीआरएम जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ मौजूदा प्रॉब्लम ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में ग्रोथ के लिए नींव रखने जैसा है। तो सीआरएम उस नींव का एक हिस्सा हुआ। अच्छा, अब उस नींव पर बनने वाली इमारत यानी बिक्री प्रक्रिया, सेल्स प्रोसेस पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये जागरूकता से लेकर बिक्री पूरी करने तक के कुछ दोहराए जाने वाले स्टेप्स का एक सेट है। लेकिन क्या ये हर बिजनेस के लिए एक जैसा होता है? देखिए, मूल सिद्धांत तो वही रहते हैं, हाँ, लेकिन हर इंडस्ट्री या कंपनी में थोड़ी बहुत बारीकियां अलग हो सकती हैं। पहला कदम तो हमेशा लीड जनरेशन या प्रोस्पेक्टिंग ही होता है, यानी संभावित ग्राहकों को ढूंढना। ये वेबसाइट से हो सकता है, सोशल मीडिया से, नेटवर्किंग इवेंट से, या फिर कंटेंट मार्केटिंग के जरिए। फिर आता है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे सीआरएम डेटा बहुत काम आता होगा, है ना? ये तय करना कि कौन सी लीड वाकई में एक संभावित ग्राहक है। अक्सर लोग बैंड फ्रेमवर्क की बात करते हैं, बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन। एक स्रोत तो ये भी कहता है कि योग्य लीड के ग्राहक बनने की संभावना 7 गुना ज्यादा होती है। बिल्कुल।
क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पक्का करता है कि आप अपना टाइम और रिसोर्स सही लोगों पर लगा रहे हैं। बेकार के लीड्स के पीछे भागना महंगा पड़ सकता है। कुछ सिस्टम्स में जैसे डायनामिक्स 365 क्वालिफाइड लीड्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल दिया जाता है। इसके बाद तैयारी का चरण है, प्रेपरेशन। प्रोस्पेक्ट के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना, उनकी ज़रूरतों को गहराई से समझना, ताकि आप अपना प्रस्ताव ठीक से तैयार कर सकें। हाँ, और फिर आता है प्रपोजल या प्रेजेंटेशन। यहाँ आप दिखाते हैं कि आपका समाधान उनकी प्रॉब्लम को कैसे हल करता है। और ये भी कहा जाता है कि पर्सनलाइज्ड प्रपोजल से बिक्री सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और फिर वो थोड़ा मुश्किल दौर, नेगोशिएशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, शर्तों पर, कीमत पर चर्चा करना, ग्राहक की चिंताओं को दूर करना। कहते हैं कि असरदार नेगोशिएशन से सक्सेस रेट 30% तक बढ़ सकता है। ये तो बहुत मायने रखता है। हाँ, ये वो स्टेज है जहां कई बार डील अटक जाती है। आपत्तियों को समझना और उन्हें ठीक से एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है क्लोजिंग, सौदे को फाइनल करना। और ये अक्सर तुरंत नहीं होता, कई बार फॉलोअप करने पड़ते हैं। और बिक्री पूरे होने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, सही कहा ना? फुलफिलमेंट और फॉलोअप भी उतना ही जरूरी है। ऑर्डर पूरा करना और सबसे जरूरी रिश्ता बनाए रखना, ये भविष्य के बिजनेस और रेफरल्स के लिए नींव रखता है। यही पूरी प्रक्रिया है मोटे तौर पर। अब अक्सर लोग सेल्स पाइपलाइन और सेल्स फनल इन शब्दों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें एक जरूरी अंतर है। हाँ, ये जानना जरूरी है। ये एक जैसे नहीं है क्या? नहीं, ये अलग अलग नजरिए दिखाते हैं। पाइपलाइन जो है वो सेलर का नजरिया है, वो कौन से कदम उठा रहा है, लीड जनरेशन, फिर क्वालिफिकेशन, फिर प्रपोजल वगैरह, ये उसके कामों पर फोकस करता है। इससे टीम को प्रोग्रेस ट्रैक करने और रेवेन्यू का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। और फनल? फनल जो है वो ग्राहक का नजरिया है, उसकी यात्रा जागरूकता से शुरू होकर फिर रुचि, फिर विचार, फिर खरीद। ये ग्राहक के व्यवहार पर फोकस करता है और ये दिखाता है कि ग्राहक प्रोसेस के किस स्टेज पर बाहर निकल सकते हैं, मतलब ड्रॉप ऑफ कहाँ हो रहा है। बिक्री की रणनीति को बेहतर बनाने के लिए दोनों को समझना जरूरी है। पाइपलाइन बताती है कि आप क्या कर रहे हैं, फनल बताता है कि ग्राहक कैसा महसूस कर रहा है और क्यों वो आगे बढ़ रहा है या रुक रहा है। ये बहुत साफ हो गया। प्रक्रिया और ग्राहक की यात्रा दोनों ही जरूरी हैं। अब प्रक्रिया तो एक तरफ, लेकिन ग्राहक के दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमें ग्राहक मनोविज्ञान के दिलचस्प एरिया में ले जाता है। एक स्रोत कहता है कि हम सोचते तो हैं कि हम बहुत तर्कसंगत हैं, पर असल में हम अक्सर छोटे छोटे प्रभावों से प्रेरित होते हैं। हाँ, ये बात तो है। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं जिनका बिजनेस इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। पहला है पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी, मतलब एहसान चुकाने की हमारी आदत। जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम भी बदले में कुछ करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। मार्केटिंग में ये मुफ्त सैंपल या कोई उपयोगी ब्लॉग पोस्ट या वेबिनार के रूप में हो सकता है। और कुंजी ये है कि कुछ मांगने से पहले वैल्यू दी जाए, जैसे ईमेल मांगने से पहले एक मुफ्त गाइड देना। हाँ, लेकिन इसमें ज्यादा आक्रामक नहीं होना चाहिए, वरना उल्टा असर हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा सिद्धांत है अभाव, स्कैर्सिटी। जो चीजें कम होती हैं वो हमें ज्यादा कीमती लगती हैं। सिर्फ एक बचा है या सीमित समय का ऑफर, ये अर्जेंसी पैदा करते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि सीमित मात्रा अक्सर सीमित समय से ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि ये कंपटीशन की भावना जगाती है। सोचिए, कॉन्सर्ट की टिकट। हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल ईमानदारी से करना चाहिए, झूठा अभाव नहीं दिखाना चाहिए। वाह, मात्रा बनाम समय, ये सचमुच सोचने वाली बात है। फिर है सेंटर स्टेज इफेक्ट, मतलब जो चीज़ बीच में रखी होती है वो ज्यादा लोकप्रिय या बेहतर लगती है, खासकर जब लोग दूसरों के लिए गिफ्ट खरीद रहे हों। शायद इसीलिए अमेज़न जैसी साइटें प्रीमियम स्पॉट के लिए ज्यादा चार्ज करती हैं। हाँ, ये अवचेतन में काम करता है। चौथा है एम्बिग्विटी अवर्जन, यानी संदेह से बचने की प्रवृत्ति। हम अनिश्चितता पसंद नहीं करते, हमें स्पष्टता चाहिए। ई कॉमर्स में इसका मतलब है डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें कई एंगल से, और सोशल प्रूफ, मतलब रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स। एक स्टडी में पाया गया कि करीब 88% लोग ऑनलाइन रिव्यूज पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना पर्सनल सिफारिशों पर। और आखिरकार जीरो प्राइस इफेक्ट, मुफ्त शब्द का जादू। मुफ्त शिपिंग तो अब लगभग उम्मीद बन गई है, और अचानक से आने वाली लागतें जैसे शिपिंग चार्ज जो बाद में पता चले, वो शॉपिंग कार्ट छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है।
तो कोई भी मुफ्त फायदा हो उसे साफ साफ बताना जरूरी है। इन सब के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा है, इम्पल्सिविटी यानी आवेग। ये बिना सोचे समझे काम करने की प्रवृत्ति है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे हिम्मत दिखाना, या नेगेटिव, जैसे कोई जोखिम भरा काम कर देना। ये कंपल्शन यानी बाध्यता से अलग है। बाध्यता होती है जोखिम से बचने के लिए, जबकि आवेग होता है तुरंत इनाम पाने के लिए। बिक्री में इम्पल्स बाइंग इसी से जुड़ी है, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या सवाल? यही कि बिजनेस इन मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स जैसे कि अभाव या मुफ्त का इस्तेमाल करके इच्छा जगाने और असंभावित रूप से हानिकारक आवेगी व्यवहार को बढ़ावा देने के बीच की महीन रेखा को कैसे नेविगेट करते हैं। कहाँ पर यह अनुनय, पर्सुएजन रहता है, और कहाँ ये हेरफेर, मैनिपुलेशन बन जाता है। ये वाकई एक गहरा नैतिक सवाल है। बिक्री सिर्फ तकनीक नहीं, मनोविज्ञान भी है। और मनोविज्ञान का एक और शक्तिशाली पहलू है कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग। एक स्रोत इस पर जोर देता है, खासकर अपसेलिंग के लिए, मतलब ग्राहक के इरादे से ज्यादा महंगा बेचना। हाँ, एक साइकिल की दुकान का बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। ग्राहक आया है 6,000 रुपए की बिना गियर वाली साइकिल लेने। सेल्स पर्सन चाहता है कि वो 9,000 रुपए की गियर वाली ले ले। एक आम विक्रेता शायद बस 6K वाली बेच देगा, लेकिन एक प्रतिष्ठित क्लोजर कहानी सुनाएगा। वो कहेगा, अरे पिछले हफ्ते नीतीश जी आए थे, बिल्कुल आपकी तरह 6K वाली साइकिल देख रहे थे, उन्हें गियर के बारे में पता नहीं था। जब उन्होंने समझा कि गियर कैसे चढ़ाई में मदद करते हैं, तो उन्होंने खुशी खुशी 9K वाली ली। ये कहानी तुरंत एक विश्वास बनाती है और ग्राहक को मानसिक रूप से तैयार करती है। बिल्कुल, कहानी ग्राहक को उसी मानसिक स्थिति में ले आती है, और जोर इस बात पर है कि कहानी सुनाने के बाद उत्पाद के फायदे यानी यूएसपी बताए जाएं, जैसे थकान कम करने के लिए हल्का गियर, तेजी के लिए भारी गियर। पहले कहानी फिर तर्क। इसे CNG, कस्टमर नीड जनरेशन, यानी ग्राहक की जरूरत पैदा करने से भी जोड़ा गया है। कहानी जरूरत को उजागर करती है, फिर USP उसे पूरा करता है। अगर ग्राहक को वैल्यू समझ आ जाए तो वो बजट भी बढ़ा सकता है, और अच्छी आफ्टर सेल सर्विस उस विश्वास को और पक्का करती है। तो हमने मौजूदा ग्राहकों से जुड़ने और बिक्री बढ़ाने की बात की, लेकिन जब आप कुछ बिल्कुल नया ला रहे हो बाजार में, तब क्या? एक स्रोत प्री लॉन्च मार्केटिंग की रणनीतियों पर बात करता है। हाँ, उसे एक बहुप्रतीक्षित पार्टी फेंकने जैसा बताया गया है। मतलब औपचारिक लॉन्च से पहले ही उत्साह और पहचान बनाना। ये हफ्तों या महीनों पहले शुरू हो सकता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य ये है कि जब आप लॉन्च करें तो आपके पास पहले से ही एक उत्साहित दर्शक वर्ग हो, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हों, ईमेल लिस्ट हो, और आपको पता हो कि कौन से मार्केटिंग चैनल सबसे अच्छा काम करते हैं। मतलब आप ठंडे बाजार में लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक गर्मजोशी वाले माहौल में कर रहे हैं। इसके फायदे तो साफ लगते हैं। जागरूकता बढ़ती है, चर्चा होती है, लीड्स मिलती हैं। लेकिन कुछ मुख्य रणनीतियां क्या हैं जिन पर जोर दिया गया है? क्या सब कुछ करना चाहिए? शायद सब कुछ नहीं, बल्कि वो जो आपके टारगेट ऑडियंस के लिए सबसे सही हो। कुछ खास रणनीतियां हैं? पहला, एक प्री लॉन्च लैंडिंग पेज बनाना। ये बहुत जरूरी है ताकि आप लॉन्च से पहले ही इच्छुक लोगों की जानकारी जैसे ईमेल इकट्ठा कर सकें। इसमें क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया पर रहस्य और उत्साह बनाना। टीजर वीडियो, पर्दे के पीछे की झलकियां, उल्टी गिनती, इंटरैक्टिव पोल या AMA सेशन चलाना। एप्पल इसमें माहिर है। और कंटेंट का क्या? क्या प्री लॉन्च में कंटेंट मार्केटिंग की भी कोई भूमिका है? हाँ, बहुत बड़ी भूमिका है। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए, जैसे ब्लॉग पोस्ट या वीडियो, आप दर्शकों को शिक्षित कर सकते हैं, उनकी समस्याओं पर बात कर सकते हैं और अपने आने वाले उत्पाद को एक समाधान के रूप में पेश कर सकते हैं। इससे विश्वास बनता है। SEO भी यहाँ जरूरी है ताकि लोग आपको ढूंढ सकें। ईमेल मार्केटिंग भी अहम है। उन लोगों को रेगुलर अपडेट्स भेजना जिन्होंने आपके लैंडिंग पेज पर साइन अप किया है। इसे पर्सनल और दिलचस्प बनाए रखना जरूरी है। क्या इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना भी प्री लॉन्च में असरदार होता है? हाँ, अगर सही तरीके से किया जाए तो। इन्फ्लुएंसर्स के साथ सहयोग करते समय यह जरूरी है कि उनके दर्शक आपके टारगेट मार्केट से मेल खाते हों और उनके वैल्यूज आपके ब्रांड से मेल खाते हों। कभी-कभी तो छोटे यानी नैनो इन्फ्लुएंसर्स, जिनका बहुत समर्पित दर्शक वर्ग होता है, वो ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। एक और शक्तिशाली रणनीति है रेफरल मार्केटिंग, यानी शुरुआती समर्थकों को दूसरों को बताने के लिए प्रोत्साहित करना, शायद किसी प्रतियोगिता या इनाम के जरिए। इससे बात तेजी से फैल सकती है।
और रणनीतिक प्री ऑर्डर लेना, क्या ये सिर्फ बिक्री बढ़ाने के लिए होता है? ये उससे ज्यादा है। प्री ऑर्डर न सिर्फ शुरुआती बिक्री लाते हैं, बल्कि ये मार्केट के डिमांड को भी वैलिडेट करते हैं। मतलब आपको पता चलता है कि लोग वाकई में इसे खरीदना चाहते हैं, और आपको शुरुआती अपनाने वालों का एक समूह मिलता है जो फीडबैक दे सकते हैं। कुल मिला के संदेश ये है, जल्दी शुरू करें, नतीजों को ट्रैक करें, प्रयोग करें जैसे A/B टेस्टिंग, अपने दर्शकों को जानें और उनके लिए सही चैनलों पर ध्यान केंद्रित करें, और एक ऐसा संदेश दें जो भावनात्मक रूप से जुड़े। इन सभी अलग-अलग हिस्सों को CRM, बिक्री प्रक्रिया, मनोविज्ञान, कहानी सुनाना, प्री लॉन्च एक साथ कैसे देखा जा सकता है? एक स्वास्थ्य सेवा वाले उदाहरण का जिक्र था, क्या वो यहाँ फिट बैठता है? हाँ, उसे हल्के ढंग से सोच सकते हैं। सोचिए, कुछ ग्राहक इंटरेक्शन OPD की तरह होते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब त्वरित परामर्श, छोटी जरूरतें, ज्यादा गहराई नहीं, शायद एक सिंपल सी पूछताछ या छोटी खरीदारी। और कुछ IPD की तरह होते हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ गहरे जुड़ाव, लंबी कमिटमेंट और ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है, जैसे कोई बड़ी कॉर्पोरेट डील या कोई जटिल समाधान लागू करना। बिल्कुल, CRM इन दोनों तरह के मरीजों या इंटरेक्शन को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद करता है। जी। और प्री लॉन्च मार्केटिंग शायद प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरह है, जो लोगों को पहले से तैयार करती है। ये सिर्फ एक सोचने का तरीका है कि कैसे अलग अलग रणनीतियां अलग अलग स्थितियों में फिट बैठती हैं। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें, तो हमने CRM सिस्टम की नींव से शुरू किया, फिर बिक्री प्रक्रिया के चरणों को देखा, ग्राहक के मनोविज्ञान की बारीकियों को समझा, कहानी कहने की कला देखी, और फिर एक सफल शुरुआत के लिए प्री लॉन्च की रणनीतियों तक का सफर तय किया। तो इसका क्या मतलब है? मेरे लिए ये साफ है कि ग्राहकों को समझना और उनसे जुड़ना कोई एक सीधी रेखा वाला काम नहीं है। इसमें तकनीक, प्रक्रिया और मानवीय व्यवहार की गहरी समझ का मिश्रण चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और शायद सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार, हमने अभाव यानी स्कैरसिटी और जीरो प्राइस इफेक्ट जैसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स की बात की, ये सोचते हुए कि ये कितने असरदार हो सकते हैं, व्यवसाय कैसे इनका नैतिक रूप से उपयोग कर सकते हैं, मतलब वास्तविक मूल्य और उत्साह पैदा करने के लिए, न कि सिर्फ हेरफेर करने या आवेगपूर्ण शायद हानिकारक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए। वो महीन रेखा कहाँ है जो अनुनय को दबाव से अलग करती है? ये सोचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर आज के दौर में। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।